Hello everyone and welcome to the next lecture of Import Export Documentation and Procedures। जो आज का टॉपिक है इट इज़ अबाउट एक्सपोर्ट फाइनेंस। ठीक, इसके पहले हमने जो बेसिक एक ओवरव्यू होता है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का वो हमने पढ़ लिया था। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सो जस्ट गो ऑन टू दैट फर्स्ट और उसके बाद से आप इधर आइए ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी कि किस तरह से वो अपने एक्सपोर्ट को डिफाइंड टर्म्स में रिकैलिब्रेट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसको एक्सपोर्ट के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, फंड्स की रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है उसको होगी फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल, फॉर एंटरिंग इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए। इसके अलावा जो डेली ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी पेमेंट के लिए उसको ज़रूरत होगी। ठीक, सो इन सब की रिक्वायरमेंट के लिए देर इज़ अ टर्म विच इज़ नोन एज एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड क्या होता क्या है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अलाउड टू एन एक्सपोर्टर। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कब रिक्वायर्ड होगा, जब हमको डेली ट्रांजैक्शंस वहाँ पे मीट आउट करने रहेंगे। ठीक, शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल एक ही चीज़ होती है देखा जाए तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो जहाँ भी शॉर्ट टर्म की बात होगी यू विल रिक्वायर वर्किंग कैपिटल फॉर रूटीन ट्रांजेक्शन्स। जो भी आपके डेली ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होगी। एन एक्सपोर्टर में अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी बैंक प्रोवाइडेड फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। किसी भी बैंक से जो आपका एक्सपोर्टर है या एक्सपोर्ट कंपनी है वो फाइनेंस ले सकती है, फंड्स वहाँ से ले सकती है लेकिन उसके पहले उसको दो कंडीशंस वहाँ पे फुलफिल करनी होंगी। पहली कंडीशन क्या है, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मतलब वो जहाँ से फंड्स ले रहा है वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि समय पे उसको उतना पैसा मिल जाए जितना उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब डिले ना हो। डिले होने का मतलब क्या है फिर कि देयर विल बी डिले इन ईच प्रोसेस ऑफ द एक्सपोर्टर। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ फंड्स शुड बी अफोर्डेबल। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट वहाँ पे करना होगा वो अफोर्डेबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर एक्सपोर्टर ने कैसे लोन लिया है और लोन रीपेमेंट का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि वो जितनी भी वहाँ से इनकम अर्न होगी एक्सपोर्टर को सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट से, वो सारी इनकम वहीं के वहीं इंटरेस्ट के तौर पे उसने पे कर दी, तो यहाँ पे देर इज़ नो प्रॉफिट फॉर द एक्सपोर्टर, उसके लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी अफोर्डेबल। इतना इतना डिस्काउंट रेट हो, इतना इंटरेस्ट रेट हो कि जो फंड्स वो अरेंज कर रहा है वो उसके लिए बेनिफिशियल हो। कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ अरेंजमेंट है या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक्सपोर्ट फाइनेंस में गाइडलाइंस, गाइडलाइंस कौन कौन तय करता है, व्हाट आर द रूल्स। रूल्स मतलब कि जैसे कुछ एक आध रूल्स हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की लिमिट कितनी होनी चाहिए किसी एक एक्सपोर्टर के लिए। फॉरेन एक्सचेंज अगर आता है तो सबसे पहले अप्रूवल कहाँ से लेना पड़ेगा उसको विद इन द कंट्री लाने का। ठीक है, सो दीज ऑल आर द बेसिक गाइडलाइंस। बेसिक गाइडलाइंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट रोल प्ले करता है आरबीआई। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी ऑल नो, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन इसका एक फंक्शन है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। अगर आरबीआई के बारे में बेसिक नॉलेज हो तो क्या होती है, इट इज़ बैंकर टू द बैंक्स, मनी इशूअर, बैंकर टू द गवर्नमेंट। और वहाँ पे एक और फंक्शन होता है कि मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा या फिर जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से रिलेटेड जो जितने भी प्रोटोकॉल जितने भी गाइडलाइंस होंगे सारे के सारे आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज ट्रेड कंट्रोल रेगुलेशंस। ट्रेड कंट्रोल रेगुलेशंस आर बेसिकली डन बाय सम टाइप्स ऑफ बॉडी जिनका मेन काम होता है कि जितना भी ट्रेड हो रहा है, ठीक, उसकी बेसिक जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको कहाँ तक इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर फॉलो अप कर रहा है, या फिर जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ प्रिपेयर किया गया था उसके हिसाब से ट्रेड हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसमें आपकी दो चीज़ें मेनली आती हैं, दैट इज़ ट्रिम्स एंड ट्रिप्स। ट्रिम्स एंड ट्रिप्स,
ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेथड्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज आईसीसी। आईसीसी इज, इट इज़ नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इट इज़ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। इट इज़ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। जैसे कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होती है। इंडिया में देर इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि सारे कॉमर्स और इंडस्ट्री की ट्रेड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन रखती है और जितने भी रूल्स होते हैं वही बनाती है। इसी तरह हर एक कंट्री के जो मिनिस्ट्रीज होंगी या फिर जो डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि कॉमर्स को हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज़ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। जो सारे के सारे कंट्रीज़ के मिनिस्ट्रीज़ को या डिपार्टमेंट्स को गाइडलाइंस इशू करता है और उसी के हिसाब से फिर उनको ग्लोबलाइज्ड वे में ट्रेड करना पड़ता है। ईसीजीसी ऑफ इंडिया। ईसीजीसी स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे फंड्स यहाँ पे एलोकेट करते हैं एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, या फिर कैसे यहाँ पे हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है टू द एक्सपोर्ट कंपनी और टू द एक्सपोर्टर और टू द न्यू एक्सपोर्टर जो कि अभी जल्दी ही बिजनेस में जो भी जल्दी ही इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहते हैं, बट दे आर नॉट अप टू दैट पोजीशन बाय द मीन्स ऑफ देयर फंड्स, ठीक है। उनके पास इतना फंड नहीं है कि वहाँ पे एंटर कर सकें, तो उसके लिए भी ईसीजीसी जो है हेल्प वहाँ पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज फेडाई। फेडाई स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फेडाई। फेडाई की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जहाँ पे देर इज ऑलवेज अ रेगुलेशन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, फॉरेन करेंसी अगर आप बाहर से इंडिया में लेके आ रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आपको कुछ अमाउंट तो वहाँ पे रेगुलेशंस का झेलना पड़ेगा, ठीक है। सो रेगुलेशंस बॉडी यहाँ पे आपकी बेसिकली आरबीआई और फेडाई के हिसाब से तय होती है। ईसीजीसी इज एक्ट्स एज अ सपोर्टर जो कि आपको सपोर्ट करेगा इन इंटरनेशनल ट्रेड। आईसीसी चेंबर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे इट अगेन एक्ट्स एज अ रेगुलेटर, वो जितने भी ट्रेड रेगुलेशंस होता है उसको सेटअप करता है। और बाकी ट्रेड रेगुलेशंस में आपकी दो चीज़ें आ जाएंगी, ट्रिम्स एंड ट्रिप्स। ट्रिम्स स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड ट्रिप्स स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर आपको नहीं पता है, सो आई विल जस्ट टेल यू इन द शॉर्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लोगोज, ट्रेडमार्क्स हैं, ठीक है, सबकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं अंडर ट्रिप्स। सो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस। बेसिक गाइडलाइंस मतलब कि वो बॉडीज जो कि गाइडलाइंस तय करती हैं कि एक्सपोर्ट में फाइनेंस हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, या फिर जो भी फाइनेंसिंग होनी है उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स या रूल्स कौन से फॉलो होने चाहिए। सो मूविंग ऑन, स्टेजेस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस, फर्स्ट वन इज प्री शिपमेंट फाइनेंस। फर्स्ट वन इज प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस जैसे नाम में ही है, प्री मतलब पहले एंड पोस्ट मतलब बाद में। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सटेंडेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर टिल द डेट ऑफ शिपमेंट। कह रहे हैं कि जितना भी फाइनेंशियल हेल्प होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स हो गया, इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स जो भी हैं, वो सब मिलेगा टू द एक्सपोर्टर जिसकी टाइम लिमिट स्टार्ट होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर, जब उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, एंड जब तक उसको वो एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो रिसिट नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जब उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला रिगार्डिंग द डिस्पैच ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में एक्सपोर्टर है और बांग्लादेश में इंपोर्टर है, सो इंडियन एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया फ्रॉम द साइड ऑफ इंपोर्टर कि वी नीड दिस मच प्रोडक्ट्स या दिस मच यूनिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट इस डेट से पहले, ठीक है। सो उसको मिल गया एक्सपोर्ट ऑर्डर, वहाँ से ले करके जितना भी फंड्स उसको चाहिए होगा उस सामान को बनाने के लिए, वर्कर्स को पे करने के लिए, सामान को डिस्पैच करने के लिए बाय द मीन्स ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, जितना पैसा रिक्वायर्ड होगा सब आएगा अंडर द प्री शिपमेंट कैटेगरी, प्री शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है। और टिल द डेट ऑफ शिपमेंट मतलब जब तक उसके यहाँ से सामान डिस्पैच नहीं हो जाता, ठीक है।
सामान का एक्सपोर्ट ऑर्डर पहुंचा उसके पास, ठीक, और जब तक वो सामान बन के तैयार होकर डिस्पैच नहीं हो जाता तब तक के लिए उसको जितना फंड्स रिक्वायर्ड होगा दैट विल कम अंडर द एक्सपोर्ट फाइनेंस और अंडर द प्री शिपमेंट कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। ठीक है, इतना पार्ट आएगा प्री शिपमेंट में, मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर से लेकर के सामान को डिस्पैच करने तक का जितना भी फंड्स उसको रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट इज पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फर्दर प्रोसीडिंग्स आफ्टर द शिपमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन। सामान डिस्पैच करने से लेकर के अब जब तक वो पैसा आपको नहीं मिल जाता, पैसा किसको मिलेगा? टू द एक्सपोर्टर या टू द एक्सपोर्ट कंपनी जिसे सामान बना के एक्सपोर्ट किया है। सो जब वो सामान डिस्पैच हो चुका है फ्रॉम द एक्सपोर्टर साइड और जब तक उसका रियलाइजेशन मतलब कि उसका अमाउंट जो है एक्सपोर्टर को नहीं मिल जाता, तब तक के लिए जितना भी फंड्स रिक्वायर्ड होगा टू सर्वाइव इन द मार्केट या फिर टू सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट एक्सपोर्ट, वो सब आएगा अंडर द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। आई होप प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का आपको क्राइटेरिया क्लियर हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट we will talk about types of pre-shipment finance. First one is packing credit. मर्चेंट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर। मर्चेंट एक्सपोर्टर कौन से होते हैं? जो सामान लेके कहीं और बेच देते हैं। दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, बनाते खुद नहीं है। ठीक है, वो खुद नहीं बनाएंगे सामान को कहीं और से परचेज करेंगे और फिर उसको कहीं और बेच देंगे। जस्ट लाइक अ होलसेलर। होलसेलर क्या करते हैं? सामान को मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं और उसको फिर फर्दर कहीं बेच देते हैं टू द रिटेलर या टू द कस्टमर। मैन्युफैक्चरर कौन से होंगे? जो सामान खुद बनाएंगे, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद से फिर उनको एक्सपोर्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज एडवांस अगेंस्ट चेक्स ड्राफ्ट्स रिप्रेजेंटिंग एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट एक क्राइटेरिया होता है अंडर द एक्सपोर्ट शिपमेंट, जहाँ पे आप पेमेंट जो है एडवांस में ले लेते हैं। पेमेंट कैसी भी हो सकती है, नॉर्मली कैश में नहीं होती है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है आसानी से, या लेते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉरेन करेंसी फिर इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो यू जस्ट टेक इन द फॉर्म ऑफ चेक्स और ड्राफ्ट्स, और वो फिर आ जाएगा अंडर द एडवांस पेमेंट क्राइटेरिया। नाउ मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट बिल्स एनपीडी। एनपीडी क्राइटेरिया ऐसा होता है, इट इज़ अगर बहुत डीप में जाएंगे सो हमको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वी जस्ट वांट एज पर आर सिलेबस। सो वहाँ पे क्या मतलब है कि जो भी आपके एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं जहाँ पे एनपीडी एक तरीके से 3 तरीके के फॉर्म होते हैं जिनको हमने एक्सक्लूड कर रखा है वहाँ से। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट एक्सपोर्ट बिल्स। यू कैन जस्ट इग्नोर द फॉर्मेट ऑफ एनपीडी क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो जस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट बिल्स। एक्सपोर्ट बिल्स जितने भी होंगे, ठीक, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। नेक्स्ट इज एडवांसेस अगेंस्ट बिल्स सेंट ऑन कलेक्शन बेसिस। अगर कलेक्शन के बेसिस पे आपके पास कोई चीज़ भेजी गई थी चेक्स या ड्राफ्ट के फॉर्म में और उसके लिए एडवांस आपको मिल चुका है, ठीक है, या फिर एडवांस आपको किसी और को देना है, यू हैव टू गिव एडवांस टू समबडी एल्स। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा? यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, या फिर वो भी कैटेगरी आपकी पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंडर में आएगी। थर्ड वन इज एडवांसेस अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट पे गुड्स गए हैं। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि गुड्स आपने भेजे हैं, ठीक, और उसका पेमेंट जो है आपको तुरंत नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट द इमीडिएट पेमेंट, यू विल गेट द पेमेंट जब वो सामान जो है इम्पोर्टर की कंट्री में बिक चुके होंगे। ठीक है, इम्पोर्टर्स की कंट्री में जब वो सामान की पूरी सेलिंग हो चुकी है, वहाँ से जब उसको पैसा मिलेगा इम्पोर्टर को, तब वो आपको आपका पेमेंट प्रोसीड करेगा, आपका पेमेंट फर्दर आपको दे देगा। ठीक है, सो इट इज़ अ कंसाइनमेंट टाइप ऑफ बिजनेस। सो अगर ऐसे केस में आपको एडवांस मिला है, ठीक, इट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंसेस। अनड्रॉन बैलेंसेस बेसिकली आपके यहाँ पे डीलिंग होती है अकाउंट से और फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट से, जहाँ पे
जितने भी एडवांस आपको पैसा भेजा गया है और वहाँ पे यू हैव जस्ट नॉट विड्रॉन दैट बैलेंस, आपने वो बैलेंस निकाला नहीं है, वो बैलेंस अभी भी आपके अकाउंट से पड़ा हुआ है, ठीक है। सो अकाउंट में बी ऑफ एनी टाइप, लेकिन एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट नहीं हो सकता आपका, ठीक है, क्योंकि यू आर डीलिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस। सो उसके लिए आपका एनआरओ एनआरई अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। देन ओनली यू कैन गो फॉर द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। एंड एडवांसेस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। एडवांसेस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू। ड्यूटी ड्रॉबैक में देखिए क्या होता है कि अगर सामान किसी कंट्री में आया है, वहाँ की कस्टम अथॉरिटीज़ ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ अप्लाई कर दी उस पर कि इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी है अब, ठीक है। आपने इम्पोर्ट ड्यूटी तब पे कर दी और उस सामान को आपने यूज़ किया एज अ रॉ मटेरियल या फिर एज एन इंटरमीडिएट गुड्स टू मेक योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। जो सामान आपने इंपोर्ट किया था उसको आपने यूज़ किया है एज अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें उसके बाद से आप अपना फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे तैयार करेंगे। सो कहने का मतलब क्या है कि आपने एक तरीके से वो बना के प्रोडक्ट उसको फिर आपने एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे यू आर जस्ट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ योर इम्पोर्ट आइटम टू मैन्युफैक्चर अ एक्सपोर्ट आइटम, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ड्यूटी आपने पे कर रखी होगी वो आपको वापस मिल जाएगी बाद में, दैट विल बी रिफंडेड टू यू। क्यों? क्योंकि आपने कंट्री के एक्सपोर्ट में ऐड ऑन दिया है, कंपनी के एक्सपोर्ट को आपने प्रमोट किया है वहाँ पे, ठीक है। सो जो भी आपने इम्पोर्ट ड्यूटी या इम्पोर्ट चार्जेस पहले पे किए होंगे वो आपको फिर बाद में वापस रिफंड हो जाएंगे। सो इट इज़ अ केस ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट का केस है तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे रूल अप्लाई होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वहाँ पे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। नेक्स्ट, पैकिंग क्रेडिट लोन। नाउ इन केस ऑफ पैकिंग क्रेडिट लोन वी आर टॉकिंग अबाउट प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब प्री शिपमेंट फाइनेंस जितने भी क्राइटेरिया हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, IE कोड। किसी भी एक्सपोर्टर को या इम्पोर्टर को बिजनेस में एंटर करने से पहले या एक्सपोर्ट ट्रेड में एंटर करने से पहले लेना होता है IE कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक। नेक्स्ट इज सेल, SAL ऑफ ECGC। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ECGC से अवेल करना पड़ता है अगर आपको वहाँ से फंड्स जो हैं लेने हैं तो। RBI कॉशन लिस्ट, अगेन RBI कॉशन लिस्ट किसके बारे में बात करती है? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस जहाँ पे आपको प्रिकॉशंस के साथ वहाँ पे डील करना होगा। सैंक्शन लिमिट्स, कितनी लिमिट्स आपको तय की गई हैं, सैंक्शन की गई हैं, कितना आपका एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक पेमेंट चार्ज का क्राइटेरिया होना चाहिए या फिर फाइनल पेमेंट आपकी कहाँ तक होनी चाहिए और कितने के बाद फिर आपको टैक्स वहाँ पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंट्री में। दिस ऑल कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ सैंक्शन लिमिट्स। कन्फर्म्ड ऑर्डर और LC के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। कन्फर्म्ड ऑर्डर भी सेम तरीका का होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। ड्राफ्ट्स, बिल्स, चेक्स के हिसाब से अगर पेमेंट मिलती है दैट इज अ पार्ट ऑफ कन्फर्म्ड ऑर्डर। टेनर बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कितनी होती है किसी भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की, उसके हिसाब से फिर आपको पैकिंग क्रेडिट लोन वहाँ पे मिलता है। इनको टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इनको टर्म्स में बेसिकली हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्टर की और इम्पोर्टर की लायबिलिटी जो है पेमेंट के टर्म्स में किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होती है डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस टर्म्स दैट आर यूज इन द इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट इज क्वांटम ऑफ लोन। क्वांटम ऑफ लोन द मेन यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट या व्हाट इज द टोटल लिमिट ऑफ दैट लोन जो कि आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो पैकिंग क्रेडिट के बारे में ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे बहुत ही मेन फोकस रखते हैं, बहुत ही मेन एम्फेसिस रखते हैं, जिसके कारण जो है हमको पैकिंग क्रेडिट लोन की लिमिट जो होती है वो बढ़ती या घटती है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल इन फर्दर क्लासेस। तब तक के लिए थैंक यू, बी हेल्दी, बी सेफ।